अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं। हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.1, एग्जाम्पल नंबर 6.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 6.3। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इस चैप्टर में टोटल 3 एग्जाम्पल्स हैं और आज के लेक्चर में हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इनका सोल्यूशन प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके सामने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग. Calculate its terminal velocity given that viscosity for air is 19 into 10 raised to power minus 6 kilogram per meter per second, and density of water is also given, that is 1000 kilogram per cubic meter. तो हमें बता रहा है कि एक पानी का छोटा सा ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है, दैट इज डिसेंडिंग, नीचे की तरफ गिर रहा है हवा में से एक हाई बिल्डिंग से। कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो हमें उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जबकि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर 19 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 किलोग्राम, ये भी हमें दे दिया गया है। और डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये भी हमें दे दिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको पेपर में जिस तरह से अटेम्प्ट करना है हम बिल्कुल उसी तरह से इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को देखनी होती है वो अपने क्वेश्चन में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसको हम गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, और उस गिवन डाटा की हेडिंग में जो जो डाटा हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मिल रहा है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो बताया गया है वो है रेडियस ड्रॉपलेट का। तो हमारे ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वाटर के ड्रॉपलेट का, दैट रेडियस हम उसे स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें बता दिया गया है 0.010 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस हमेशा SI यूनिट्स में होनी चाहिए। तो ये जो रेडियस हमें यहाँ पे दिया गया है ये SI यूनिट्स में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। रेडियस हमें मीटर्स में लेना है। तो मीटर में लेने के लिए हम अपने सेंटीमीटर में दी गई वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.010 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड चीज़ जो हमें गिवन है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर। विस्कोसिटी की वैल्यू हमें दे दी गई है। विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ और इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 19 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 किलोग्राम पर मीटर एंड पर सेकंड। और थर्ड चीज़ जो हमें गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी भी हमें दे दी गई है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डेंसिटी को रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसके बराबर है। तो जब हम डाटा लिख चुके तो उसके बाद अगली चीज़ हमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है कि हम इस क्वेश्चन को किस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी जो सेकंड हेडिंग बनेगी वो बनेगी टू फाइंड, कि हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमें इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि हमें टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल
वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी टी के साथ। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट काम जो है हमारा वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के अंदर हमें चूंकि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। हम टर्मिनल वेलोसिटी को वी टी के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और ये टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल थी टू जी आर स्क्वेयर रो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8। तो ये फॉर्मूला है जो टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोगों ने सीखा हुआ। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का, और हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी इक्वेशन नंबर 1 की वो कुछ इस तरह की होगी। सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, इसी तरह से लिखा रहेगा। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसके लिए हम 9.8 वैल्यू लगाते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। उसके आगे रेडियस का स्क्वायर है, और रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। और उसके साथ आगे हमारे पास डेंसिटी है, और डेंसिटी भी हमारे पास गिवन है, हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1000 हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय, इस पूरे फैक्टर को हमें डिवाइड करना है 9, और उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू है 19 इंटू 10⁻⁻⁶। और ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब हम इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आता है 19.6 इंटू 10⁻⁻⁵। और इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 9 इंटू 19 इंटू 10⁻⁻⁶, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 171 इंटू 10⁻⁻⁶। इस पूरी रेशो को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.1। और ये वेलोसिटी है, और सारी कैलकुलेशंस चूँकि हम लोगों ने एसआई यूनिट्स में की हैं, तो हमारे पास आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में। और वेलोसिटी या स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया, जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, वो है 1.1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फाइनल रिजल्ट आया कि अगर एक ड्रॉपलेट जिसका रेडियस 0.010 सेंटीमीटर हो और वो नीचे की तरफ गिर रहा हो एयर में से, तो उसके लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन करेगा वो 1.1 मीटर पर सेकंड होगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ वाटर होज विद एन इंटरनल डायामीटर ऑफ 20 मिलीमीटर। एक वाटर होज है जिसका इंटरनल डायामीटर जो है वो 20 मिलीमीटर है। एट द आउटलेट डिस्चार्जेस 30 किलोग्राम्स ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड्स, जिसमें से 60 सेकेंड्स में से 30 किलोग्राम ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट, हमें जो कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया उसने, वाटर की स्पीड है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसने डेंसिटी भी हमें बता दी है। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको सीखते हैं कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन मैं इसको थोड़ा सा फर्दर करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक
वाटर होज है। इसमें से पानी मूव करते हुए बाहर की तरफ आएगा और इसका ये जो एंड आपको नज़र आ रहा है, इस ओपनिंग में से वाटर बाहर निकलेगा। जिस स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है, अगर हम उसे v का नाम दे दें तो हमें ये स्पीड फाइंड आउट करनी है अगर 30 किलोग्राम ऑफ वाटर 60 सेकंड में बाहर निकल रहा होगा। तो ये हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर बताता हूँ। तो गिवन डाटा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। उस डाटा को हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले उसने डायामीटर आपको बता दिया, जो हमारा होज है उसका डायामीटर हमें बता दिया गया है। डायामीटर को हम लोग स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और डायामीटर हमारे पास जो गिवन है वो है 20 मिलीमीटर। और ऐसा ही कैलकुलेशंस ऐसे यूनिट्स में हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी होती है, इसलिए इस 20 मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स के अंदर और वो कन्वर्ट किया जाता है बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होता है। इस वजह से हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास मीटर्स में आएगा, जो कि बन जाएगा 0.02 मीटर। ये हमारे पास आ गया डायामीटर। अब हमारे क्वेश्चन में और हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर ज़्यादातर कैलकुलेशंस रेडियस में की जाती हैं। तो हमें अगर डायामीटर गिवन हो तो हम उसको बिल्कुल स्टार्ट में ही रेडियस की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर लेते होते हैं। और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो हमारे डायामीटर का हाफ होता है। तो इस केस में अगर हम रेडियस भी अभी कैलकुलेट करके रख लें तो 0.02 मीटर, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर और ये हमारा रेडियस है। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो मैस ऑफ वाटर है वो भी गिवन है, उसको भी हम डाटा के अंदर लिख लेते हैं कि मैस ऑफ वाटर दैट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द पाइप इज़ 30 किलोग्राम्स। तो मैस जो है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया और जिस टाइम में हमारा वो मैस बाहर निकल रहा है उस टाइम को हम लोग स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड। अब क्या चीज़ और गिवन है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000। डेंसिटी भी हमें दे दी गई है, वाटर की जो बाहर इमर्ज हो रहा है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ और रो इक्वल होता है वाटर के केस में 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये तो था स्टूडेंट्स डाटा जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हम कौन सी चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी टू फाइंड, कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और वो क्वांटिटी हमारे पास है इस जगह पे जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है स्पीड ऑफ वाटर। जिस स्पीड से हमारा वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है वो स्पीड हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, स्पीड। और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है v के साथ और ये v हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो स्पीड है और हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड का जो रिलेशन है यहाँ पे वो वाटर के मैस के फ्लो के साथ कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को याद करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ये कांस्टेंट के इक्वल होता है और वो जो कांस्टेंट है हमारा वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो हम लोग अपनी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर
हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड v लिखी हुई है हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम v डिवाइडेड बाय टाइम t, और जो यहाँ पे एरिया लिखा हुआ था ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो a जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करें हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो रेशियो होती है मैस ओवर डेंसिटी की। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो ओवर, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टाइम, और टाइम के साथ लिखा हुआ है हमारे पास एरिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है मैस डिवाइडेड बाय, ये जो रो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साथ में टाइम टी आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एरिया ए। अभी जो पाइप है हमारे पास, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पाइप है और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय रो इनटू टाइम टी, और साथ में जो एरिया है वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब ये देखें हमने अपने इस पूरे फॉर्मूले को उन टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है जिन टर्म्स का हमें पता था। हम जानते हैं मैस कितना है, हमें पता है रो की वैल्यू, टाइम भी पता है, पाई वैसे ही कांस्टेंट होता है, और जो रेडियस है हमारे इस पाइप का वो भी गिवन है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, आप इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास जो स्पीड आएगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैस इज़ 30 किलोग्राम्स, सबसे ऊपर हम मैस की वैल्यू लगाएंगे जो कि 30 होगी, उसके नीचे हमारे पास डेंसिटी लिखी हुई है, डेंसिटी इज़ गिवन बाय 1000, और उसके बाद टाइम है, टाइम हमारे पास भी गिवन है जो कि है 60 सेकेंड्स, और उसके बाद पाई है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन कैलकुलेटर में हम डायरेक्ट पाई इसी तरह से लिख के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं जो स्टूडेंट्स आजकल यूज़ करते हैं, तो आप उसके अंदर इसकी वैल्यू इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जो रेडियस हमारे पास है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 0.01, और यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर भी साथ में ले लेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पूरे को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पीड आ जाती है, जो स्पीड मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ v, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिलती है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई स्पीड, और हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में अगर हम लोगों ने स्पीड उस वाटर की देखनी है जो इस होज में से बाहर निकल रहा था तो वो 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसकी स्टेटमेंट देखें। वाटर फ्लोज डाउन थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल। एक क्लोज्ड वर्टिकल फनल है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। हमें पता है कि वर्टिकल फनल कुछ इस तरह की होती है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से नीचे की तरफ आते आते डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये हमारी कुछ इस तरह की फ़नल है। अगर ये फ़नल होगी तो जाहिर सी बात है कि अपर पार्ट पे जो इसमें फ़्लो करने वाला वाटर है उसकी स्पीड कुछ और होगी, और बॉटम पार्ट पे फ़्लो करने वाले वाटर की स्पीड कुछ और होगी। तो उसने यही बताया कि द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज़ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो ऊपर से वाटर नीचे की तरफ आ रहा है अपर पार्ट में, जो उसकी स्पीड है हम उसे नाम दे देते हैं v1 का, और फिर जो बॉटम पार्ट वाला है उस पे जो स्पीड है उसे हम लोग नाम दे देते हैं v2 का। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसको भी देखें तो इसका मतलब है ऊपर क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया
ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगी और नीचे आते आते स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यही चीज़ उसने आगे बताई भी है। द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज़ ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप। जो बॉटम पे स्पीड है वो टॉप की स्पीड का 2 गुना हो जाती है इंक्रीज करके। इफ द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो कह रहा है कि अगर फनल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी अगर उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ को देखा जाए तो वो लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करें विद ग्राउंड, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर ग्राउंड, तो अगर हमारा ये ग्राउंड है और हम इसकी हाइट को देखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द फनल, अगर उसकी ग्राउंड के साथ हाइट की हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दिस हाइट इज़ h1, और जो लोअर पार्ट है हमारे पास, अगर उसकी ग्राउंड से हाइट को हम लोग h2 का नाम दे दें, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमारे पास बचता है, यानी जो फनल की लेंथ हमारे पास बच रही है वो 40 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे यूज़ करेंगे। एंड द प्रेशर एट द टॉप इज़ 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो अपर पार्ट है वहाँ पे जो प्रेशर है हम उसे P1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो भी गिवन है। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द बॉटम पार्ट, जो ये बॉटम पार्ट हमारे पास होगा, इस बॉटम पार्ट पे कितना प्रेशर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और लिखने का तरीका बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले जो डाटा गिवन है हम उस गिवन डाटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके लिखेंगे, अपने न्यूमेरिकल में से निकालेंगे। तो गिवन डाटा में जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं हम उनको लिखते हैं। स्पीड एट द टॉप, स्पीड एट टॉप पार्ट, हम लोगों ने उससे नाम दिया हुआ है V1 का, और जो V1 है दैट इज़ 12.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। तो हमारे पास जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और इस केस में वो हमारे पास बन रही है 0.12 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमें बताया गया, द स्पीड एट द बॉटम इज ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप। जो स्पीड एट बॉटम है, अगर हम उसकी बात करें, स्पीड एट बॉटम, अगर हम उस स्पीड को v2 का नाम दे दें तो हमें बताया गया है कि ये डबल है हमारी अपर पार्ट की स्पीड पे, यानी v2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो v1 है वो 0.12 है। तो अगर 2 को 0.12 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.24 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास स्पीड आ जाती है बॉटम के ऊपर। और जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है डिफरेंस इन हाइट्स, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है h1 में से h2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं h1 माइनस h2, और ये हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। इसे भी अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में हमारे पास वैल्यू आती है 0.40 मीटर। और इसी तरह से जो हमें प्रेशर एट अपर पार्ट है वो भी गिवन है। प्रेशर जिसे हम लोगों ने P1 का नाम दिया हुआ है, तो P1 हमारे पास गिवन है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। और साथ साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, तो डेंसिटी भी हम लोग अपने डेटा में लिख लेते हैं। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो के साथ, और वो है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक
मीटर। ये हमें वैसे भी याद रखनी है, डेंसिटी की वैल्यू वाटर की बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल है और हमें इसको मेमोराइज करना है। अब फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें बताया गया है कि आपने फाइंड आउट करना है प्रेशर एट द बॉटम पार्ट, जिसे हम लोगों ने P2 का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे P2 यानी प्रेशर एट बॉटम वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशंस को अगर हम लोग देखें तो ये एक सिंपल केस है जिसमें जो कि हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन का है। हमें पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो सम होती है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो हम अगर इसको लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो इन दोनों सम जो है वो हमेशा इक्वल आता है। अब इस केस में हमारे पास इस बहुत सारी वैल्यूज़ इसकी गिवन है जिनको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर देखें तो हमें P2 फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है P2 के अलावा जितनी सारी टर्म्स हैं हम इन्हें उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास P2 कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। अगर आप देखें तो ये P1 पहले से यहाँ पे मौजूद है, इस P1 को यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये भी यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ वाला हाफ रो V2 स्क्वायर उठा के इस तरफ लेके आते हैं, वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। और फिर इसी तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है रो GH1, और अगर हम इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस का रो GH2 हमारे पास ये बन जाता है। अब अगर इन टर्म्स को हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं, हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से? जो P2 लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, ये हमारे पास लिखा हुआ है P1, उसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, प्लस अगली जो दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वाली दो टर्म्स, अगर हम देखें तो हम इन दोनों टर्म्स में से हाफ रो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हाफ रो हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो ये जो दो टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं, हम इन दोनों टर्म्स में से रो जी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर रो जी हम यहाँ से कॉमन ले लें तो प्लस रो इंटू जी, हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो बचेगी हमारे पास H1 माइनस H2, ये हमारे पास बच जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सारी वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके अपना प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो P1 है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि आपके सामने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1.013 इंटू 10⁵, ये हमने P1 की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद प्लस 1/2, जो रो है हमारे पास ये डेंसिटी है वाटर की, इसको भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि है 1000, और उसके बाद V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ का आइडिया है, हमें पता है ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो दोनों वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले V1 जो है हमारे पास वो 0.12 है, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर माइनस करेंगे और V2 का स्क्वायर ले लेंगे। V2 है हमारे पास 0.24 और हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे साथ में, और फिर प्लस है, और प्लस के बाद आगे एक दफ़ा फिर हमारे पास रो की वैल्यू लिखी है जो कि है 1000, और इसके साथ लिखा हुआ है G जो कि है 9.8, और सबसे आखिर में H1 माइनस H2, और हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं H1 माइनस H2 की जो कि है 0.40 इस केस में, और हमारे पास कुछ इस तरह की का रिलेशन
बन जाता है। तो हम इस पूरे रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, बिल्कुल सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ कैलकुलेटर में हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें आंसर मिल जाता है, और वो आंसर हमारे पास आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रेशर कैलकुलेट हो गया, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा हमारा लिक्विड जब वो इस फनल के बॉटम पार्ट के ऊपर पहुंचा होगा, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को सीखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।